सो बच्चों कुछ और भी क्वेश्चंस करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज। ओके, 6.2 चल रहा है ना अभी। एक बार देख लें, जस्ट मिनट। सॉरी, 6.3 हमने स्टार्ट किया है। यस, सो 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन सेज इन फिगर 6.37, ये रहा जी फिगर 6.37। ओके, इफ ट्रायंगल ए बी ई। और देखो बच्चों, एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है, हर वीडियो मैं तो बार बार नहीं कहता हूँ, बट यस, ऑफन मुझे कहना भी चाहिए कि जब भी आप कुछ क्वेश्चन को बनाओ तो जो प्रोसेस मैं फॉलो कर रहा हूँ ना, वैसा ही फॉलो करने की कोशिश करो। मुझे लगता है कि अगर आप ये प्रोसेस को फॉलो करते हो ऐसे, तो 98, 99%, 95% ऑफ केस में आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसा हो जो कि बहुत ही ट्रिकी होगा, तो भी इस प्रोसेस से तो फायदा तो मिलेगा ही, नो डाउट अबाउट इट। ओके, इस प्रोसेस से फायदा तो 100% मिलेगा। लेकिन आप ऐसा मान के चलो कि मैक्सिमम 95% ऑफ केस में आपके क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे। ऑलराइट, वो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस यही है। वो प्रोसेस ये है कि मैं कैसे क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन को एनालाइज कर रहा हूँ। कुछ चीजें मैं फिगर में ही बना देता हूँ। अगर फिगर नहीं बनी हुई होती है तो मैं अलग से खुद से फिगर बनाता हूँ, उसी फिगर में कुछ मार्क कर देता हूँ। अगर कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है तो शॉर्टकट में कहीं इस साइड में कुछ लिख लेता हूँ, ताकि मुझे बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। सो ऑल दीज थिंग्स आर प्रोसीजर्स क्वेश्चन बनाने के। और धीरे धीरे जैसे ही आप देखते रहोगे वीडियो को सीक्वेंस में, उसी तरीके से खुद बनाने की कोशिश करोगे, तो आपको खुद ही ऐसी आदत लग जाएगी इस तरीके से क्वेश्चन बनाने की। ओके, तो एक तो इसका फायदा ये हुआ कि जिन 95% ऑफ केस में आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। ओके, बन जाएंगे। और दूसरा फायदा पता है क्या है? दूसरा फायदा ये है कि आपको ना बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि जब आप इस तरीके से बनाते हो ना, तो आपको लगता है कि हाँ यार, आप क्वेश्चन को भी वैसे ही समझ रहे हो, सब कुछ को समझते हुए बना रहे हो। बहुत बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन को बना तो लेते हैं, बच्चे बना तो लेते हैं, बट वो समझ नहीं पाते कि उन्होंने क्या बना दिया। कुछ फॉर्मूला याद कर लिया था, कुछ इधर से याद कर लिया था, आंसर निकाल दिए, बट उनको समझ में नहीं आ रहा कि रियल लाइफ में ये जो सवाल था ये क्या था, इसको बनाने का क्या इंपॉर्टेंस है। जब बन गया तो उसके जो आंसर आए, अ, वो कैसे इस प्रॉब्लम से एसोसिएटेड है, वो आंसर क्या निकला, वो आंसर, ये सारी एनालिसिस आप तब कर पाते हो जब आप बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ उस चीज को बनाते हो। और इस प्रोसीजर को आप फॉलो करोगे ना, आपको इंटरेस्ट भी आएगा, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा कि आप बना क्या रहे हो, क्या सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। हम कोई भी चीज याद कर तो कर नहीं रहे, हर चीज को समझते हुए कर रहे हैं, है ना। सो ये कुछ बैकग्राउंड था, मैं सोचा बता दें आपको। तो चलो देखते हैं, उसी प्रोसीजर से फॉलो करेंगे। ठीक है, अभी तक आप देखते आ रहे होगे कि जो क्वेश्चन नंबर 5 तक जैसा भी हमने जो कुछ भी बनाया है, उसको सेम इसी प्रोसीजर से बनाया है। इसी प्रोसीजर से मतलब इसी तरीके से, ऐसे ही क्वेश्चन को पढ़ के, इसी क्वेश्चन के ऊपर मार्किंग करके, कुछ शॉर्टकट तरीके से लिख के, कुछ एनालिसिस करके, है ना, वैसे ही इसमें भी करेंगे। कोई भी चीज रटनी है नहीं हमें। यस, तो चलो देखते हैं। इन फिगर 6.37, इसलिए मैंने पहले देखा फिगर 6.37 कहाँ है जी, ये वाला फिगर है 6.37। इफ ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई, अच्छा, ए बी ई कुछ ऐसे कर लें क्या? ए बी ई, ये बना दिया। ओके, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी। तो इसको कौन से कलर से बनाया जाए? इसको भी रेड से ही कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है, या दूसरे कलर से करते हैं? विच कलर? ब्लैक वुड डू, ब्लैक। ये रहा ए
सी डी। ये जो मैं बना रहा हूँ बच्चों, ये जो चीज़ मैंने आपको बनाया, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने आपकी सहूलियत के लिए बनाया है। अदरवाइज़ ना तो आपको एग्ज़ाम में ऐसे बनाने की ज़रूरत है जी, और ना ही आपको किसी तरीके का सॉल्यूशन बनाते वक़्त कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, है ना? आपको ऐसे बनाने की ज़रूरत है। आपको नहीं ज़रूरत है ऐसा बनाने की। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप अपना एक्सपीरियंस, क्वेश्चन को बना करके इतना एक्सपीरियंस आ जाए कि जैसे ही मैंने पढ़ा ए, बी, ई, ट्रायंगल ए, बी, मेरे दिमाग में ए, बी, ई आ गया और इसके बीच का जो भी चीज़ें हैं, ये सब जो भी तो आपको दिख रहा है ना ये सब? ओहो! सॉरी, उसी पे टच हो गया शायद। यस, ये जो बीच का आपको जो भी दिख रहा है ना ये वाला, ये बच्चों ये सारे गायब हो जाने चाहिए आपके दिमाग से। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके दिमाग में ऐसा दिखना चाहिए, देखो ए, बी, ई, ये रेड वाला। अगर आप ऐसा कर पा रहे हो, तो आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है। आप बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है? आपने जैसे ही पढ़ा ए, बी, आपके दिमाग में बिल्कुल ए, बी, ये डी, ये ब्लू वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये सब मिट जाना चाहिए आपके दिमाग से, थोड़ी देर के लिए। जैसे ही आपने पढ़ा ट्रायंगल ए, सी, डी, ए, सी, डी, ये सब मिट जाना चाहिए बीच वाला। आपके दिमाग में ये ट्रायंगल दिखना चाहिए आपको, साफ-साफ दिखना चाहिए आपको। ऑल्दो इसके बीच में ये सब बना हुआ है। तो ये इम्प्रूवमेंट आपको खुद लानी पड़ेगी। अभी मैं आपका हेल्प करने के लिए मैंने ये रेड से ऐसे बना दिया, मैंने ये ब्लैक से ऐसे बना दिया, ताकि आपको दोनों ट्रायंगल अलग-अलग दिखे, ठीक है? अब लिखा हुआ क्या है? ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी। तो मैं इधर साइड में लिख लूं, ए बी ई, और ये ट्रायंगल है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है जी। अब जैसे ही ओके, और आगे देख लेते हैं। शो दैट ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई, ये वाला छोटा वाला, इज सिमिलर टू ए बी सी, ए बी सी, ये बड़े वाले से। ठीक है, तो हमें यहां पे लिख लेते हैं टू प्रूफ या टू शो। क्या है जी? ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। हम कैसे करेंगे? क्या अप्रोच होना चाहिए हमारा? हमारा अप्रोच सबसे पहले ये होना चाहिए, ये दिया हुआ है, तो अगर ये दिया हुआ है मतलब ए बी ई जो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये है जी कि एग्जैक्टली ए बी ई का हर चीज ए सी डी के बराबर होगा, एग्जैक्टली सेम। यही तो हमने पढ़ा है कॉन्ग्रुएंट में। तो जैसे ही मुझे पता चल गया कि ये रेड वाला ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ए डी सी, सॉरी ए सी डी, तो मुझे इतना पता चल गया कि एग्जैक्टली ये दोनों ट्रायंगल एग्जैक्टली सेम है। इसके सारे एंगल इसके सारे एंगल के बराबर, इसके सारे साइड इसके सारे साइड के बराबर, और तभी तो होते हैं एग्जैक्टली सेम, और तभी तो हम बोलते हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो अब कैसे पता चला कि कौन सा एंगल किसके बराबर है, कौन सा साइड किसके बराबर? जैसे देखो ये दो ट्रायंगल बने ना, दोनों को अलग अलग बना लिया जाए। इसको मैं रेड में बनाता हूं, ए बी ई, ए बी ई, ऐसा कोई ट्रायंगल है? यही तो है यहाँ पे ए बी ई। वैसे मैंने साइड में बना लिया इसको। और अभी के लिए जब तक आप इस चीज को विजुलाइज नहीं कर पाते हो, जब तक आपको प्रॉब्लम हो रही है, तब तक आप ऐसे साइड में बना के खुद ही देख लो। इसमें से ये ट्रायंगल निकाल लो, इस वाले में से ये ट्रायंगल निकाल लिया मैंने, ए बी। ओके, फिर ए सी डी, ए सी डी ये भी बाहर निकाल लेते हैं। ये मैं क्यों कर रहा हूं? ये अपनी सहूलियत के लिए कर रहा हूं। ए सी डी, ये दोनों मैंने बाहर निकाल लिया, लिख दिया मैंने ए डी और यहां पे सी। अब ये मैं बोलना चाह रहा हूं, या क्वेश्चन ने खुद ही बोला है कि जी ये दोनों जो ट्रायंगल है ना ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब एग्जैक्टली सेम, इसके सारे साइड इसके सारे साइड के बराबर, इसके सारे एंगल बराबर, सब कुछ सेम। पॉइंट ये है कि मैं कौन से साइड को बराबर बोलूं। मैं क्या बोलूं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी,
या मैं बोलूं कि ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए ई इज इक्वल टू ए डी, कौन सा साइड को बराबर करूं ये नहीं पता चल पा रहा है। कौन से एंगल को बराबर करूं? क्या मैं बोल दूं एंगल बी इक्वल टू एंगल सी क्योंकि देखने में लग रहा है, या मैं बोल दूं एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, कौन सा एंगल को बराबर करूं ये नहीं पता चल पा रहा है ना? तो देखो सेम जैसे हमने सिमिलैरिटी में पढ़ा है बच्चों, वैसे ही कॉन्ग्रुएंस में भी होता है। ये लिखा हुआ होता है एक बहुत ही सीक्वेंस में, जो कॉन्ग्रुएंस की बात करी जा रही है। जैसे ही लिखा ना ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए डी सी, तो आप समझ लो देखो एंगल ए के बराबर। तो देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर तो होना ही था, दोनों एंगल ए ही है, ये भी ए है ये भी ए है। उसी तरीके से दूसरे नंबर पे क्या है बी, और इसके दूसरे नंबर पे क्या है सी। तो एंगल बी और एंगल सी बराबर है, तो इस पे डबल लाइन ऐसे बना दें, इस पे से डबल लाइन बना दिया जाए, या इसको थीटा वीटा कुछ बोल दें। लो इस वाले को थीटा बोल देते हैं, तो ये भी थीटा। इस वाले को अल्फा बोल देते हैं, तो बी के जगह पे क्या है सी, ये सी वाले को भी अल्फा बोलना पड़ेगा। और ये सब कुछ मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके, तीसरे नंबर पे ई है और यहां पे डी है, तो ई वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर होंगे। मतलब इसको हम कुछ बोल दें, बीटा बोल दें, तो ये भी बीटा। अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं। देखो इसको आप ऐसे घुमा दो, ऐसे रोटेट करके, और इसके ऊपर रख दो, जिसमें ये बीटा बिल्कुल इसी के, मतलब ई वाला पॉइंट डी वाले पॉइंट के ऊपर आ जाए, ए वाला पॉइंट ए वाले पॉइंट के ऊपर आ जाए, अल्फा वाला एंगल अल्फा वाले एंगल के ऊपर आ जाए, और इसको रख दो ए डी सी ट्रायंगल के ऊपर, इस वाले ट्रायंगल के ऊपर इस वाले ट्रायंगल को रख दो ऐसे घुमा के, तो तुम देखोगे कि पूरा का पूरा ओवरलैप कर गया। और ओवरलैप इसलिए किया क्योंकि एग्जैक्टली सेम है ये दोनों ट्रायंगल। ये देखने में ऐसे बना हुआ है, ये अभी देखने में ऐसे बना हुआ है, लेकिन इसी चीज को अगर घुमा करके, ये एंगल थीटा है, ये एंगल ए को ए के ऊपर रख दो, ये एंगल बीटा है, ये एंगल बीटा है, तो ई वाला पॉइंट को डी वाले पॉइंट के ऊपर रख दो ट्रायंगल के। अल्फा अल्फा बराबर है, तो बी वाला पॉइंट इस सी वाले पॉइंट के ऊपर रख दो, तो एग्जैक्टली सेम आएगा। अब तुम गेस कर सकते हो कि कौन से साइड बराबर होंगे। देखो ए वाले पॉइंट को किसके ऊपर रखना है, ए के ऊपर। एंगल बीटा, ये भी एंगल बीटा है, तो डी वाले पॉइंट को किसके ऊपर रखना है, आई मीन जो ई वाला है वो किसके ऊपर जाएगा, डी के ऊपर। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ए ई इज इक्वल टू ए डी, लिख सकते हैं। देखो ए ई इज इक्वल टू ए डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बात को समझना, तभी आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, तभी आप बिल्कुल मजे के साथ क्वेश्चन को बना पाओगे। क्वेश्चन को इसको बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। आप मुझसे पूछो तो मैं तो इसको 2 मिनट में बना करके छोड़ दूं, ये सब बातें ही ना करूं। लेकिन प्रोसेस ये नहीं है बच्चों, यहीं पे हम बहुत बच्चे गलती कर रहे हैं आज आज के डेट में। शायद ऐसे लोग नहीं मिल पा रहे हैं, शायद ऐसे पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं मिल पा रहे हैं, या बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है। अब पता नहीं व्हाटसोएवर इज द रीजन। रीजंस के डिटेल में बात नहीं करेंगे, बहुत सारे रीजन है, उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है। ओके, इससे आपका क्या है कि आप ही की मेहनत ज्यादा पड़ रही है। देखो पढ़ना तो है आपको, अगर आप उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे ना तो बहुत इंजॉय करके पढ़ पाओगे, टेंशन फ्री होके। मेरा तो एम ही यही है बच्चों, कि आप लोग पूरे गेम्स को एंजॉय कर पाओ, अपने हर एस्पेक्ट को एंजॉय कर पाओ, और पढ़ाई को भी एंजॉय कर पाओ। और इसका फायदा ये होगा कि एग्जाम के टाइम पे कोई टेंशन नहीं। जैसे आज ये क्वेश्चन बना पा रहे हैं, वैसे एग्जाम में भी बना दोगे आप। मैंने अपने टाइम पे कोई सैंपल पेपर्स कुछ भी इस तरीके के कोई भी चीजें सॉल्व नहीं की थी, और ना करता था, क्योंकि मुझे सारी चीजें जो एग्जाम में पहली बार ही क्वेश्चन मिलता था वो भी सिंपल ही लगता था मुझे उस वक्त। ठीक है, तो चलो क्या बात कर रहा था मैं। हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था कि ये सब इंपॉर्टेंट है, ये एनालिसिस, कि अगर ये चीज दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या हो सकता है कि इस क्वेश्चन में इसका कोई इंपॉर्टेंस ना हो, कि ए ई इज इक्वल टू ए डी, इसका इंपॉर्टेंस ना है इस क्वेश्चन में। लेकिन कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें इसका इंपॉर्टेंस हो,
तो भी आप बना पाओगे, क्योंकि आपने आज के डेट में इस चीज को बिल्कुल समझ रखा है कि इसका मतलब क्या होता है। एनालिसिस आपने आज के डेट में कर रखा है। ठीक है जी। ए ई इज इक्वल टू ए डी। उसी तरीके से देखो, बी वाला पॉइंट किसके ऊपर चला जाएगा? सी के ऊपर। ई वाला पॉइंट चला जाएगा डी के ऊपर, है ना? तो देखो मैं बोल सकता हूं कि बी ई इज इक्वल टू सी डी। इसी तरीके से मैं ऐसे कर सकता हूं, बी ई इज इक्वल टू डी सी, और लिख भी सकता हूं बी इज इक्वल टू डी सी। तो पॉइंट ये था ना, स्टार्टिंग में हमने दो जब ट्रायंगल ये दोनों बनाए, तो हमें प्रॉब्लम कंफ्यूजन ये थी कि जी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो हैं, लेकिन बात ये है कि कौन सा एंगल एक दूसरे एंगल के बराबर है। क्या मैं इस एंगल को बीटा बोलूं तो ये वाला एंगल बीटा है? कैसे बोलूं? तो हम यहां पे चले गए थे। हमने बोला ए के बराबर, बी सी के बराबर, ई जो है डी के बराबर। और जब हमने एक बार एंगल को एनालाइज कर लिया कि अच्छा ये तीनों एंगल आपस में बराबर है, वो हमने लिख लिया, तो फिर हमने साइड के बारे में पता कर लिया। अच्छा एक बात और बताऊं, साइड भी यहां से ही पता कर सकते हो। देखो ये ए बी लिखा हुआ है ना, और ए सी। देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि ए बी यहां पे साथ में लिखा हुआ है, यहाँ पे ए सी साथ में लिखा हुआ है। और देखो बी ई साथ में है, और सी डी देखना, बी ई ये वाला और सी डी। तो ये भी तरीका है पता करने का कि कौन सा साइड बराबर होगा। जैसे एक तो तरीका ये था कि बी को उठा करके जी सी के ऊपर रख दिया गया, ई को उठा के डी के ऊपर रख दिया गया। फिर हमने देखा कि अच्छा इन दोनों को उठा के इसके ऊपर रख दिया, तो बी ई इज इक्वल टू सी डी। एक तो ये तरीका था जानने का, लेकिन इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा चीज़ों को कि उठा करके यहाँ पे रख रहे हैं फिर क्या हुआ। लेकिन अगर विजुलाइज नहीं करना है, उससे भी आसान तरीका अपनाना है, तो यहाँ से मिल जाएगा। जैसे हमने एंगल ढूंढा है, वैसे हम साइड भी ढूंढ लेंगे। ए बी साथ में है, यहाँ पे ए सी साथ में, मैं बोलूंगा ए बी इज इक्वल टू ए सी। देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी। उसी तरीके से बी ई इज इक्वल टू सी डी, बी ई इज इक्वल टू सी डी। अब जो तीसरा साइड बचा वो आपस में बराबर होंगे। तीसरा साइड ये बच गया, तीसरा साइड ये बच गया। लो क्लियर हो गया जी। सो ओवरऑल इतने देर में हमने ये सीखा कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिए हुए हैं या सिमिलर दिए हुए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इस बात को देख करके मैं बता सकता हूं कि कौन से एंगल किसके बराबर होंगे, कौन से साइड का रेशियो बराबर होगा। अगर कॉन्ग्रुएंट दिए हुए हैं तो कौन से साइड सेम होंगे, कौन से एंगल बराबर होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ इस बात से ही पता चल जाएगा। ऐसे लिखा हुआ जो है, इसी बात से पता चल जाता है। और इसलिए कहा जाता है कि हमें हमेशा सीक्वेंस में ही लिखना चाहिए। जैसे अगर इसी चीज को ऐसे लिख दिया जाए कि ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ए डी, तो ये गलत हो जाएगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि फिर हमने ही कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया ना। हम एक तरफ से हमने गलत बता दिया। हमने बोला कि एंगल ए एंगल सी के बराबर, एंगल बी एंगल ए के बराबर, एंगल ई एंगल डी के बराबर, ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हैं, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसलिए सीक्वेंस में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिमिलैरिटी को भी और कॉन्ग्रुएंस को भी। ओके, तो चलो अब अपने मुद्दे पे चलते हैं जी। अच्छा, तो मुद्दा मेरा ये है कि ट्रायंगल ए डी ई, जो कि ए डी ई ये वाला छोटा वाला, और ए बी सी ये बड़ा वाला, ये दोनों सिमिलर होंगे, ऐसा मुझे प्रूव करना है। ठीक है, अब खुद दिमाग लगाओ। अगर जो मुझे ये चीज को प्रूव करना है कि ये छोटा वाला ट्रायंगल, समझ रहे हो ना, विजुलाइज कर पा रहे हो ना, छोटा वाला ए डी ई, ये छोटा वाला ये वाला, और ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी, ये पूरा होल ये ट्रायंगल, ये दोनों की सिमिलैरिटी पूछी जा रही है। किसी भी तरीके से मैं सिमिलैरिटी कैसे जानता हूं प्रूव करना? बाई एस एस एस, बाई ए, इसी का एक और फॉर्म है ए बाई एस ए एस। यही तीन मेथड है सिमिलैरिटी को प्रूव करने के लिए। तो किसी भी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे दो एंगल
सेम मिल जाए तो मैं समझ लूंगा कि ये दोनों सिमिलर हैं। और दो एंगल पे मैं क्यों गया? क्योंकि मुझे पता है कि जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसमें एंगल ए है। ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये ए डी ई, ए डी ई, इसमें एंगल ए है। और अगर बड़े वाले ट्रायंगल की भी बात करें, ए बी सी, ये ए बी सी, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो जा रहा है ऐसे, ये, इसमें भी ये एंगल ए है। तो मुझे इतना पता चल गया कि जी एक एंगल तो मुझे कॉमन मिल गया, है ना? तो एक तो एंगल यहाँ पे कॉमन है। अगर किसी भी तरीके से कोई एक और एंगल को बराबर कर दिया जाए, इक्वल प्रूफ कर दिया जाए, जैसे ये वाला एंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल के इस वाले एंगल से के बराबर प्रूफ कर दूं, या तो इस वाले एंगल को इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल के इस एंगल के बराबर प्रूफ कर दूं, या इन दोनों को ही प्रूफ कर दूं, ये वाला एंगल भी ये वाला एंगल भी इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अगर ऐसा मैं कुछ कर दूं तो बाई ए सिमिलैरिटी मैं बोलूंगा कि दोनों सिमिलर है। तो अभी तक दिमाग लग पा रहा है? एक एंगल ऑलरेडी मिल चुका है। किसी भी तरीके से इस छोटे वाले ट्रायंगल में ए डी ई में ये एंगल, और इस बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी सी, ये वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल, अगर किसी भी तरीके से इक्वल प्रूफ कर दिया जाए तो मेरा बात बन गया। ठीक है जी। अब कैसे प्रूफ करें इस चीज को? तो देखो क्या दिया हुआ है। हमें ये पता है ये दोनों ट्रायंगल में देखो, ये ए थीटा, तो इसको थीटा लिख दें यहाँ पे। लो थीटा लिख दिया। मुझे ये पता है कि ए ई, देखो ए ई ये वाला साइड इज इक्वल टू ए डी। देखो ये वाला साइड ए ई इज इक्वल टू ए डी। तो इसको ऐसे कर दूं, एक डंडा लिख करके ऐसे एक डंडा बना देता हूं। और ये मुझे कैसे पता चला? बिकॉज ये दोनों कॉन्ग्रुएंट थे, इसलिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट थे, तो देयरफॉर ए ई इज इक्वल टू ए डी। ये मुझे पता चला था, तो ये मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया इसके ऊपर ये। और क्या पता चला? ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये भी तो पता है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो ए बी यहां से यहां तक ये पूरा लिख लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये दोनों बातें हमें पता है। ठीक है, इससे क्या फायदा मिलेगा? तो चलो फिर से आपको इस चीज को अच्छे से दिखाने के लिए ये दोनों ट्रायंगल को अलग अलग बना लिया जाए, छोटा छोटा। एक ये ट्रायंगल बना लेता हूं छोटा सा, ए डी ई, जो कि हमें सिमिलर प्रूव करना है ना। और एक बड़ा वाला बना लेते हैं। पता नहीं मैं क्यों सीधा नहीं बना पाता। ये बन गया बन गया बन गया। ये ए बी सी, डन है जी। ये एंगल और ये एंगल तो हमें बराबर मिल गया, दोनों एंगल ए ही हैं और इसी का नाम हमने थीटा रख दिया है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर हमें ये भी पता चल गया है कि ए ई इज इक्वल टू ए डी। ए ई इज इक्वल टू ए डी। मैंने एक एक डंडा वैसे वैसे बना दिया फिगर के ऊपर। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो यहाँ पे दो डंडे बना दिया जाए बताने के लिए कि ये दोनों एक हैं, है ना? आई मीन दोनों बराबर हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब खुद सोचो, जैसा कि मैंने बिल्कुल इसके स्टार्टिंग लेसन नंबर 1 में बताया था, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, कि अगर दो साइड सेम होते हैं किसी भी ट्रायंगल में तो उसके एंगल बराबर होते हैं जी। ठीक है, तो मान लिया जाए कि ये वाला एंगल अल्फा है, या अल्फा बीटा यहाँ पे ऑलरेडी मान चुके हो, तो कुछ और मान लो, फाई मान लें, फाई। तो ये वाला साइड बराबर है, तो ये वाला भी फाई होना चाहिए। ठीक, सिमिलरली अगर ये साइड और ये साइड बराबर हैं तो इस वाले ट्रायंगल में ये वाले एंगल, इस एंगल, ये एंगल मतलब एंगल बी और एंगल सी, ये दोनों बराबर होने चाहिए।
लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये फाई ही होंगे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ जो भी होगा ये दोनों बराबर होगा। तो लेट्स से कुछ मान लिया जाए, गामा मान लें, गामा। अब वही ना, तुम लोगों को पता है अल्फा बीटा गामा, और क्या मान सकते हैं, फाई मान लिया, सिग्मा मान लेते हैं, चलो सिग्मा लो, ये थोड़ा सिंबल अच्छा लगता है, ऐसे ही एक नाम है सिग्मा। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे ही सिंबल नाम रख दिया कि सिग्मा कुछ होगा। ठीक, एक्स भी मान सकते थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लो एक्स ही मान लेते हैं, एक्स, और ये भी एक्स। अब खुश। अब देखो तो जरा यहाँ पे फाई निकालने की कोशिश किया जाए, कैसे निकालेंगे, थीटा प्लस फाई प्लस फाई, 2 फाई लिख दूं। अगर ट्रायंगल के किसी भी एंगल को जोड़ दिया जाए, तीनों एंगल को, तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो यहाँ से फाई कितना आ जाएगा, फाई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा डिवाइड बाई 2। कोई दिक्कत, देखो थीटा यहाँ पे चला गया, फिर 2 से डिवाइड हुआ तो यहाँ पे फाई आ गया। मतलब ये वाला जो एंगल है, एंगल डी, जो कि फाई है, वो 180 माइनस थीटा बाई 2 होना चाहिए। सेम इसकी बात करते हैं, इसमें मैं एक्स निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, थीटा प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स क्या आ जाएगा, 180 माइनस थीटा डिवाइड बाई 2। देखो तो 180 माइनस थीटा डिवाइड बाई 2, ये फाई है, एक्स भी उतना ही है, 180 माइनस थीटा डिवाइड बाई 2, दोनों बराबर है। दिख गया, दोनों बराबर है। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर ये फाई फाई ये भी है, तो भी ये भी आप इसको फाई लिख दो। हाँ, लेकिन पहले नहीं कर सकता था मैं ये चीज, जब मैंने ये चीज को एनालाइज किया कि यहाँ पे ये फाई का वैल्यू भी इतना ही आ रहा है, एक्स का भी वैल्यू इतना ही आ रहा है, तो अब मैं कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ कि अगर ये फाई है तो जी ये भी फाई है, अगर ये यहाँ पे फाई है तो ये भी फाई है, मतलब एंगल बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ, इसको मिटा दूं, इस फिगर में देखो, एंगल डी ए डी ई, एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ये बड़े वाले ट्रायंगल में, बेसिकली ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल। तो हो तो गया, यही तो हमें प्रूव करना था, मतलब प्रूव नहीं, यही तो हमें चाहिए था। हमें एक मिल चुका है कि एंगल ए इज इक्वल टू, एंगल ए इक्वल टू थीटा, ये पहले पता है। दूसरा मुझे मिल गया एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, इसको फाई मान लिया जाए, दोनों बराबर है। तो अगर दोनों बराबर हैं तो मैं बोल सकता हूं कि बाई ए सिमिलैरिटी, ट्रायंगल, यहीं पे लिख दें, यहाँ बाई ए सिमिलैरिटी, ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर हो गया बच्चों, भले ही आज के डेट में आपको टाइम लग रहा है, और मैं जानबूझ करके टाइम लगा रहा हूं इस चीज पे, आपने देखा होगा मैंने जल्दी जल्दी सॉल्व नहीं किया, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो स्पीड तो आप में खुद ही आ जाएगा अपने आप। अगर आप इस चीज को इसी तरीके से समझ समझ के प्रैक्टिस करोगे ना, अपने आप स्पीड आएगा, और स्पीड ऐसा आएगा कि उसमें कॉन्फिडेंस रहेगा। ऐसा नहीं कि बनाने के बाद फिर आप सोचोगे कि सही है या गलत है, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा। मैं तो ना तो इसका कहीं पे आंसर देख रहा हूँ, मुझे पूरा तो 100% कॉन्फिडेंस मुझे इस चीज का है कि जी आंसर सही है, बाई ए सिमिलैरिटी। मैं ए बाई ए सिमिलैरिटी भी प्रूव कर दूंगा, क्योंकि देखो ये वाला एंगल भी तो सेम है फाई, और ये वाला भी फाई है, तो ए सिमिलैरिटी। बट मैं उसमें क्यों जाऊं, अगर दो एंगल से ही मेरा बात बन जाता है तो सही है। तो बच्चों ये बात है, ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 बना सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ज़्यादा टाइम लग गया, एक और क्वेश्चन लेंगे और फिर उसके बाद बाकी क्वेश्चन आगे क्लास में करेंगे। ये क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7, इन फिगर 6.38, 6.38 ये रहा जी, ओके, altitudes AD and CE of triangle ABC
पहले देख लेते हैं कौन सा है। ए डी ये वाला एल्टीट्यूड एंड सी ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें दो एल्टीट्यूड बनाए हुए हैं ए डी एंड सी। ठीक है, अच्छी बात है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। अच्छा, वो दोनों इंटरसेक्ट भी करते हैं पॉइंट पी पे। तो यहाँ पे एक ऐसा बना दें बिंदु कि पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट करते हैं। शो दैट ए ई पी, ट्रायंगल ए ई पी, ए ई पी। तो आपकी सहूलियत के लिए मैं बना रहा हूं, अदरवाइज जैसे ही तुमने ए ई पी पढ़ा आपके दिमाग में कुछ ऐसा बन जाना चाहिए था अपने आप। अरे यार पूरा मिट मिट जाता है। इसको ऐसे कर दिए, इसको ऐसे कर दिए, इसको ऐसे कर दिया जी। ए ई पी, ए ई पी इज सिमिलर टू सी डी पी, सी डी पी। ये मुझे शो करना है कि ये दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, कोई परेशानी है इसमें? मुझे तो नहीं लगता कोई इसके अंदर परेशानी होनी चाहिए। देख लो पहला वाला, ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल सी डी पी। ठीक है, देखो कैसे। इस सी डी पी में ये वाला एक एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे ये 90 डिग्री है तो ये वाला भी 90 डिग्री। तो एक तो एंगल मिल गया मुझे, मुझे मिल गया कि एंगल डी, या इसको अच्छे से अगर लिखा जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं सी डी पी इज इक्वल टू एंगल ए ई पी, और ये दोनों 90 डिग्री है। ओके, और देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर होने चाहिए क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। कोई ऐसा है कि एक लाइन ऐसा है, एक लाइन ऐसा है, तो ये होता है ना अपोजिट एंगल, ये दोनों बराबर होते हैं हमेशा। तो मैं बोलूँगा कि एंगल सी पी डी इज इक्वल एंगल ए पी ई, और मैं लिख दूंगा यहाँ पे सिंस ऑपोजिट, ऑपोजिट एंगल्स। बस हो गया, दो एंगल्स बराबर मिल गए। अगर ऐसा है तो मैं बोलूँगा कि दिस इज सिमिलर टू दिस, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाई ए क्राइटेरिया। हो गया, एक एंगल 90 था और दूसरा अपोजिट एंगल। डन। आ जाओ दूसरे पॉइंट पे। दूसरा है ए बी डी, ए बी डी ट्रायंगल लिखना भूल गया मैं, तो ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई। इसको प्रूव करना है। तो पहले देखते हैं ए डी ई कहाँ है, इसको मिटा दिया जाए। ये तो जस्ट मैंने आपको विजुलाइज करने के लिए ऐसा बनाया था, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है इसको। ए बी डी, ए बी डी, तब इसको बना देता हूँ मैं रेड से। ये रहा जी। ए बी डी बना दिया इज सिमिलर टू सी बी ई। सी बी ई कहाँ है भाई? सी बी ई, अच्छा ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक। समझ में आ रहा है ना? एक ये वाला ट्रायंगल रेड वाला और एक ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। सेम सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए देखो क्या करें। इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ए बी डी के अंदर देखो, ये वाला एंगल 90 डिग्री है इन ट्रायंगल दिस। ठीक है, और ये वाले ट्रायंगल में देखो सी सी ई बी, सी ई बी में ये 90 डिग्री है। तो मैं बोलूँगा कि एंगल ए डी
बी इज इक्वल टू एंगल सी ई बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अगर ऐसे भी आप विजुलाइज नहीं कर पाते तो हमेशा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप दोनों अलग अलग बना लो, वैसे ही बनाओ जैसे बना हुआ है। ऐसे बना हुआ था तो ऐसे मैं बना दूंगा। ऐसे बना हुआ था एक ट्रायंगल जिसका नाम था ए डी बी। पहले आप ऐसे बना बना करके क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। ठीक है, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगेगा, धीरे धीरे आपकी विजुलाइजेशन पावर भी बढ़ जाएगी। ये क्या था जी? सी ई बी, इन्हीं दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है ना। देखो, ए बी डी और सी बी ई, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। ओके, क्या देख पा रहा हूं मैं ये देख पा रहा हूं कि ये जो एंगल डी है, मतलब ए डी बी, ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पे तुम 90 डिग्री बना लो इसको। और क्या है? सी सी ई बी, ये भी 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री बना लिया, एक एंगल बराबर मिल गया। अब यहाँ पे लिख लो एंगल डी इक्वल टू एंगल ई। अब किसी भी तरीके से एक और एंगल मुझे बराबर मिल जाए तो मैं बोल दूंगा भाई ए क्राइटेरिया सिमिलर है। तो अब देखो, सी ई बी और ए डी बी, दोनों में ये बी एंगल तो कॉमन है ना जी, ये बी है, यहाँ पे भी बी है। तो अगर ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा है, दोनों बी ही तो है। तो मैं बोलूंगा एंगल बी इक्वल टू एंगल बी। मैं लिख दूंगा सिंस कॉमन, दोनों कॉमन है, तो मैं बोलूंगा ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों सिमिलर हैं बाई ए क्राइटेरिया। ठीक है। हम्म? और साथ ही साथ लिखते चलते हैं, ये दोनों सिमिलर हैं तो ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल बराबर होने चाहिए। तो अगर इसको मैं फाई बोलूं तो ये वाला भी फाई होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि जो आगे के मैं क्वेश्चन देख पा रहा हूँ उसमें काम आएगा। इसको हमने लिख दिया एंगल फाई, ये अल्फा लिख देते हैं। अल्फा अल्फा लिखना थोड़ा आसान हो जाता है ना। अल्फा, सॉरी ये तो थीटा ही था, ये वाला अल्फा। सी वाले पॉइंट को अल्फा लिख दिया, ए वाले को भी अल्फा, ये अल्फा। मतलब ये दोनों एंगल बराबर हैं, इसलिए अभी से मैं लिख करके चल रहा हूँ, है ना। बी वाला तो कॉमन था ही, तो इसमें लिखने की जरूरत है नहीं। बाकी ये दोनों 90-90 थे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इसको मिटा दें, इसको मिटा दिया जाए। सो ये भी हो गया बाई ए। थर्ड नंबर देखते हैं जी। ए ई पी, ए ई पी, ओके, ए ई पी यहाँ से यहाँ तक इज सिमिलर टू ए डी बी, ए डी बी। बेसिकली, अच्छा ये अल्फा था, ये लिखा हुआ होना चाहिए। ए डी बी तो बना हुआ है पहले से, और ये वाला एक बना लेता हूँ, ए ई पी, ए ई पी। ठीक, अब सेम आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसा कर लो, ऐसे पहले बना लो। लिखो P, यहाँ पे A है, यहाँ पे E है। फिर दूसरा वाला बना लो, ऐसे बना हुआ है ADB, ऐसे बना हुआ है, ये भी बना लो। यहाँ पे D लिखा हुआ है, यहाँ पे A लिखा हुआ है, यहाँ पे B लिखा हुआ है। इन्हीं दोनों को मुझे सिमिलर प्रूफ करना है। AEP इज सिमिलर टू ADB। देखो क्या क्या चीजें मैच कर रही हैं इसमें। AEP इसमें 90 डिग्री है, हाँ, ये E वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री हो गया। ओके, ADB में ये D, ये वाला 90 डिग्री है, तो मैं यहाँ पे 90 डिग्री बना दूंगा। तो ये दो चीजें मैच कर गई। एंगल E इज इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, व्हाट एल्स? कहीं पे कोई एंगल मैच कर रहा है कि एंगल A और
हाँ, ये देखो ना, एंगल ए, इसमें भी तो एंगल ए है, कॉमन है दोनों। तो मैं लिखूंगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए सिंस कॉमन। तो ये भी हो गया, ये दोनों सिमिलर हो गया बाई ए क्राइटेरिया। तो तीसरा भी हो गया जी। तो मेरे हिसाब से सारे ए क्राइटेरिया पे ही हैं क्या? चलो लास्ट वाला भी देख लेते हैं। तो मिटा दूं इसको, इसको मिटा देते हैं। अच्छा, बाई ए क्राइटेरिया अगर हुआ है तो एक और चीज़ इसमें भी अभी मार्क कर देते हैं ना, जैसा पिछली बार अल्फा अल्फा मार्क कर दिया था, ये मैंने मिटा दिया। क्या था ये? पी ए से बना हुआ था, ए और ई था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था। ये है ई, ये है पी, ये है ए। ए इक्वल हो गया तो मतलब पी, एंगल पी शुड इक्वल टू एंगल बी। तो पी ये वाला अगर बीटा है तो ये वाला भी बीटा होना चाहिए। देखो, क्योंकि दोनों सिमिलर प्रूव कर दिया ना मैंने, तो ये पी और ए के बराबर होना चाहिए। सॉरी, पी और बी बराबर होना चाहिए। ए बराबर हो ही गया, डी 90 डिग्री हो ही गया, तो ये पी और बी बराबर होना चाहिए जी। अगर मैं इसको बीटा बोलूँ तो ये वाला भी बीटा। तो इसलिए देखो, ये पी, ये वाला बीटा और ये वाला भी बीटा लिख दिया मैंने जस्ट, क्या पता आगे काम आ जाए। अब इसको मिटाते हैं, देखते हैं और क्या प्रूफ करने के लिए बोला है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ट्रायंगल पी डी सी, पी डी सी ढूंढो कहाँ पे है पी डी सी। पी डी सी तो छोटा सा बना ही लिया जाए यहाँ पे। ऐसे बनाया मैंने, पी से लेके डी, डी से लेके सी, ऐसे ही ना, छोटा सा मैंने बना लिया, सी डी और यहाँ पे लिख दिया मैंने पी। ठीक है, ये मुझे एंगल पता है 90, ये वाला मुझे पता है अल्फा। देखो, अल्फा तो लिखा हुआ है ना, अल्फा, तो मैंने लिख के छोड़ दिया। डन। इसको थोड़ा डी ढंग से लिख देते हैं, डी। और क्या बोला है? पी डी सी, पी डी सी बना दिया मैंने। बी ई सी, बी ई सी, ये बड़ा वाला, ओके, तो मैं बड़ा सा बना दूंगा। ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। यहाँ पे लिखूंगा बी, यहाँ पे लिखूंगा ई, यहाँ पे लिखूंगा सी। ये सी अल्फा है, ओके। और क्या जी? एंगल ई 90 डिग्री है, ये भी मैंने बना दिया। तो बस ये भी वैसे ही हो गया, ये दोनों सिमिलर होंगे। कैसे? एंगल सी इक्वल टू एंगल सी सिंस कॉमन, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल डी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू 90 डिग्री। तो बस बाई ए क्राइटेरिया दोनों सिमिलर है। तो ये जो मैंने लिखा था ना, अल्फा बीटा, ये काम नहीं आया, है ना, अदरवाइज काम आ भी सकता था, है ना? अच्छी बात है, ऐसे ही बन गया, ये सिंपल था ये क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि भले ही काम ना आए, लेकिन आपको पता होना चाहिए। मान लो कुछ ऐसा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन होता, तो हो सकता है कि सिर्फ आपके इस समझदारी से, कि आपने उसी वक्त मार्क कर लिया कि अगर ये बीटा है तो ये बीटा है, सिर्फ और सिर्फ इतनी समझदारी से हो सकता है कि आपका ये क्वेश्चन बन जाता। ठीक है जी। तो अब जैसे मान लो क्वेश्चन अगर ये दिया होता, ए पी ई कहीं है क्या? ए पी ई है इज सिमिलर टू सी बी ई, सी बी कहीं नहीं है। हाँ, अब चलो मान लो मैंने तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दे दिया होता, एक और भी क्वेश्चन होता कि प्रूव कि ट्रायंगल ए पी ई इज इक्वल, सॉरी, सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई। ठीक है, अब अगर तुम यहाँ पे अल्फा बीटा ना लिखे होते तब तुम्हें परेशानी होती। ये क्वेश्चन तो कहीं नहीं है, ए ई पी, ओके, सी बी ई तो कहीं नहीं है जी, नहीं है। तो अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दिया होता बच्चों, और सोचो कि आपने यहाँ पे अल्फा बीटा थोड़ी देर के लिए मिटा दूं। चलो पहले यहाँ पे रख के देख लेते हैं। देखो, ये तो बहुत सिंपल हो गया ना,
ए से लेके पी तक गया और ई तक, ये वाला ट्रायंगल है। इसमें ये अल्फा, ये बीटा, ये 90 डिग्री है। बड़ा वाला ट्रायंगल देखते हैं, सी ई सी बी ई, इसमें ये अल्फा है, ये बीटा है, 90 डिग्री है। तो भाई ए क्राइटेरिया दोनों सिमिलर हो गए। लेकिन अगर मान लिया जाए कि ये मैं उस वक्त नहीं लिखता, जो मैं पहले अल्फा बीटा जब प्रूफ करते वक्त ही मैंने लिख दिया था, मान लिया जाए इसको नहीं लिखा होता, अब देखो, अब ये तुम्हारे लिए डिफिकल्ट बन जाता, क्योंकि एक एंगल तो आपको मिल गया यहाँ पे 90 डिग्री, ये वाला एंगल आपको 90 डिग्री दिख रहा है, ये वाला एंगल भी आपको 90 डिग्री दिख रहा है, बट बाकी के दो एंगल आपको दिख नहीं रहे हैं कि क्या ये बराबर होंगे, क्या ये और ये बराबर होंगे, क्या ये वाला बराबर होंगे, ये आपको दिख ही नहीं रहा। अगर आपको ये चीज़ नहीं दिख रहा है तो उस वक्त आपको डिफिकल्टी हो जाती है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया होता तो। और शायद मैं होता तो मैं आपको ये क्वेश्चन भी दे देता एनसीईआरटी बुक में। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ इस बात से देखो कितनी सहूलियत हो जाती कि कोई एक बच्चा स्ट्रगल कर रहा होता और तुमने सिर्फ ये यहाँ पे देख लिया, ये अल्फा ये बीटा जो तुमने मार्क किया हुआ था, तुमने भाई ए क्राइटेरिया ऐसे ही प्रूव कर दिया। ठीक है। सो बच्चों, ओवरऑल मैंने आपको क्वेश्चंस तो बनाए ही, साथ में तरीके भी सिखाए कि आपको इस तरीके से प्रोसीड करना है। बाकी के क्वेश्चंस आगे बनाएंगे आगे की वीडियोस में। ओके बाय, एंजॉय, टेक केयर।